नमस्ते। सितंबर 2024 के मैक्रो और मार्केट रैपअप में आपका स्वागत है। इस महीने हम विश्व स्तर की 3 मुख्य घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। यूएस में सैम रूल, येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग, यूएस जैक्सन होल सिंपोजियम। इसके साथ हम इंडिया के कुछ डेटा और मार्केट पर बात करेंगे। अगस्त महीने में हमें मार्केट में कुछ उछाल पटक देखने को मिला। येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग उसकी एक वजह थी। कैरी ट्रेड क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम है वहां से बोरो करना और उस देश में निवेश करना जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। मार्केट में जापानीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स जापानीज येन में बोरो कर रहे थे और अन्य देश में निवेश कर रहे थे, जैसे कि ब्राजील, यूएस एंड मेक्सिको। यह तब तक ठीक है जब तक येन डेप्रिशिएट करे या स्टेबल रहे, पर मिड जुलाई और अर्ली अगस्त में येन एप्रिशिएट होने लगा। इससे ऐसे कैरी ट्रेडर्स को नुकसान होता है। अगस्त एंड तक यह वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है। मार्केट का अनुमान है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अपने पोजीशंस एग्जिट कर दिए हैं, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शायद अभी भी इन्वेस्टेड हैं। पर लगभग अभी तक कोई मेजर कंटेजियन नहीं आया है। इसका एक कारण यह भी है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पश्चात सिस्टम में कैपिटल सरप्लस में है। कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग से इमर्जिंग मार्केट करेंसी पे भी कुछ खास असर नहीं आया। मैक्सिकन पीसो और कुछ अन्य लैटिन अमेरिकन करेंसी में गिरावट आई है, पर एशियन करेंसी स्टेबल या स्ट्रॉन्ग हुए और इंडियन रुपये भी अगस्त में स्टेबल ही था। लैटिन अमेरिकन करेंसी और एशियन करेंसी में डिफरेंट मूवमेंट्स इसलिए थे क्योंकि इस बार कोविड के बाद एशिया में पॉलिसी रेट्स कुछ खास ऊपर नहीं गए थे। लैटिन अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा ऊपर थे, इसलिए कैरी ट्रेड के पैसे भी ज्यादा लैटिन अमेरिका में ही गए थे, एशिया में नहीं। यूएस में अगस्त में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% पे चला गया था। इससे सैम रूल पर डिस्कशन चालू हो गया। सैम रूल क्या है? ये मिस क्लॉडिया सैम ने बनाया था। उन्होंने यूएस के पास डेटा को स्टडी किया और बताया कि जब भी यूएस में 3 मंथ एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 12 महीने के सबसे लो पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो अगला 12 महीने में यूएस में रिसेशन आने की संभावना होती है। अगस्त में ऐसे ही हुआ, जिससे मार्केट में यह चर्चा होने लगी कि क्या यूएस में रिसेशन आने वाला है। इस बात पर मिस क्लॉडिया सैम ने ही ब्लूमबर्ग में एक लेख जारी किया कि कोविड के बाद यह इकोनॉमिक साइकिल काफी अलग है और ऐसे में उनके रूल्स शायद अप्लाई न हो। यह उन्होंने कहा था कि हर रूल्स वर मेंट टू बी ब्रोकन। यूएस के लेबर मार्केट डेटा धीरे धीरे वीक हो रहे हैं और अन्य इकोनॉमिक डेटा भी एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं। यूएस इकोनॉमी स्लो हो रहा है, पर निकट अवधि में रिसेशन की संभावना काफी न्यूनतम है। अगस्त लास्ट वीक में यूएस में एक प्रचलित समारोह था जिसे जैक्सन होल सिंपोजियम के नाम से जाना जाता है। उसमें फेड चेयर जे पॉवेल का स्पीच था, जिससे एक सिग्नल मिलता है कि यूएस में मॉनेटरी पॉलिसी का रुख बदल रहा है और सितंबर पॉलिसी में रेट कट आ सकता है। पर एक और चीज स्पष्ट होती है कि अब 2% सीपीआई टारगेट अचीव करना का वेट शायद फेड ना करे। अगर इन्फ्लेशन पर आउटलुक पॉजिटिव है तो रेट कट किया जा सकता है, क्योंकि अब लेबर मार्केट के डेटा भी सॉफ्ट हो रहे हैं। यह यूएस ट्रेजरी और यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव है
और प्रेशियस मेटल्स और अन्य कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव है। यूएस इक्विटी मार्केट में भी इस डेवलपमेंट से थोड़ी तेजी आई है, पर अगर ग्रोथ पर आउटलुक वीक है तो यूएस इक्विटी मार्केट पर आउटलुक भी कॉशियस होना चाहिए। गोल्ड ने एक अच्छा प्रदर्शन दिया है और इस साल यूएस डॉलर टर्म्स में लगभग 21% ऊपर है, और यह तब है जब डॉलर ठीक ठाक है और बाकी कमोडिटीज खासकर ब्रेंट में कोई तेजी नहीं आई है। यह हिस्ट्री के विपरीत है। अगर हम 1971 से 80 और 2001 से 11 के गोल्ड रैली को देखें तो उस समय डॉलर कमजोर हुए थे और बाकी कमोडिटीज में भी एक अच्छी तेजी आई थी। अतः यह गोल्ड बुल मार्केट पिछले बुल मार्केट से काफी अलग है। हम अभी भी गोल्ड को एक अच्छे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर की तरह देखते हैं। अब यूएस डॉलर की बात करें तो फेड रेट कटिंग साइकिल डॉलर नेगेटिव है, पर वीकर ग्लोबल ग्रोथ डॉलर पॉजिटिव है। निकट अवधि में हमें लगता है कि यूएस डॉलर के मूवमेंट्स सबसे ज्यादा आने वाले यूएस इलेक्शन से प्रभावित है। जिस तरह के इलेक्शन प्रॉमिसेस अनाउंस हो रहे हैं वो डॉलर नेगेटिव है, पर अगर इलेक्शन से बाद के समय को देखें तो हमें डॉलर में न ज्यादा तेजी दिखती है न ज्यादा गिरावट। यूं कहें तो डॉलर साइडवेज रह सकता है। लिबिया में होने वाले डिस्टर्बेंसेस की वजह से ब्रेंट लास्ट वीक ऑफ अगस्त में थोड़ा ऊपर गया, पर अगर जुलाई एंड से अगस्त एंड को देखें तो ब्रेंट प्राइस नीचे आए हैं। ग्लोबल ग्रोथ वीक होने के कारण ब्रेंट कमजोर रह सकते हैं। इंडिया का Q1 FY25 का जीडीपी डेटा 7.8% से गिरकर 6.7% पर आ गया है, पर यह मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही था। भले ही हेडलाइन ग्रोथ में थोड़ी गिरावट आई हो, अगर हम जीडीपी के हर एक कंपोनेंट को देखें तो वो हेल्दी है। 6 क्वार्टर्स के बाद हमें हाउस होल्ड स्पेंडिंग में 7% की तेजी दिखी, और जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज आउटपुट, हर किसी में 7% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। अगर ग्लोबल ग्रोथ में एक मॉडेस्ट गिरावट ही आती है तो अगले 3 क्वार्टर में इंडिया का ग्रोथ 7% के आसपास रह सकता है। केंद्रीय सरकार ने अपने एम्प्लॉयज के पेंशन के लिए एक नई योजना आयोजित की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। राज्य सरकार भी इस स्कीम को लागू कर सकते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 2 पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं। जिन्होंने 2004 से पहले सर्विस ज्वाइन की थी वो ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब ओपीएस स्कीम के अंदर है, और जिन्होंने 2004 या उसके बाद से सर्विस ज्वाइन की थी वो न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस इन दोनों पेंशन स्कीम की विशेषताओं का एक अच्छा मिश्रण है। ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह यूपीएस में हर एम्प्लॉय को रिटायर होने पर अपने बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में हर महीने मिलेगा, पर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। यूपीएस में एनपीएस की तरह एम्प्लॉय को अपनी सर्विस के दौरान अपने सैलरी का 10% पेंशन की ओर कंट्रीब्यूट करना होगा। यूपीएस में सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। उद्देश्य यह है कि स्कीम शुरू से ही फुल्ली फंडेड रहे, ताकि रिटायरमेंट के वक्त सरकार के फाइनेंसेस पर इस डिफाइंड बेनिफिट प्लान के कारण अप्रत्याशित खर्चे न आए। यूपीएस में एनपीएस से कम पर कुछ लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पर मिलेगा,
और एम्प्लॉयज अपने एसेट क्लास की भी वरीयता कर सकते हैं। सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग 7,000 करोड़ से खर्चा बढ़ सकता है। यह एक सीमित मूल्य है, पर एक संकेत मिलता है कि जनरल इलेक्शन के बाद सरकार पब्लिक डिमांड पर एक विशेष जोर देने लगी है। भारतीय शेयर बाजार ऊंचाई के एक नए शिखर पर जाते जा रहा है। निफ्टी 25,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। लगभग सभी सेक्टर्स और मार्केट कैप में हम पिछले 18 महीने में पॉजिटिव रिटर्न्स देख रहे हैं। इस साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में न्यू फंड ऑफरिंग्स के कारण काफी इनफ्लोज आए हैं, जो मार्केट के एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहे हैं, पर अर्निंग ग्रोथ मॉडरेट हो रहे हैं। अगर डेटा को अच्छे से परखें तो मार्केट में हमें कॉशियस रहना चाहिए। इंडियन फिक्स्ड इनकम मार्केट में हमें एक साल से एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज मिल रहे हैं। पहले इंडेक्स इंक्लूजन, फिर अनुमान से बेहतर फिस्कल डेफिसिट, अच्छा टैक्स कलेक्शन, स्टेबल रुपये, बैंकिंग लिक्विडिटी का जून महीने से थोड़ा बेटर होना और अब यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट। अगले 7 महीने में इंडिया CPI इन्फ्लेशन भी 4% के आसपास रहना चाहिए। बैंक डिपॉजिट में चैलेंजेस अभी भी बरकरार है, जिससे शॉर्ट टर्म रेट्स थोड़े ऊपर हैं। हमें निकट अवधि में 5 ईयर तक के फिक्स्ड इनकम एसेट्स को प्रेफरेंस देना चाहिए। हालांकि अवसर और लेवल देखकर हम थोड़ा थोड़ा लॉन्ग एंड में भी निवेश कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।